आज मंगेश को आने में बहुत देर हो गई थी। वह रोज शाम को 6 बजे आते थे, लेकिन आज 8 बज गए फिर भी मंगेश नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा बजा। मैंने दरवाजा खोला। सामने से वह बिना मुझसे एक भी शब्द बोले अंदर आ गए। उनके चेहरे के हाव भाव कुछ भारी लग रहे थे। मुझे समझ में आ गया कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मंगेश इतने गुस्से में हैं। घर में आते ही मंगेश सीधा हमारी बेटी नेहा के कमरे में गए और देखा कि नेहा वहां नहीं थी। तब तो मंगेश और भी ज्यादा भड़क गए और मुझे जोर जोर से डांटने लगे। कहने लगे, शीला, ये कहाँ गई है? तुम्हें ध्यान नहीं रहता क्या? मैंने कहा, मंगेश, क्या हुआ है आपको? यहीं कहीं होगी वो, नहीं तो छत पर होगी। आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने कहा। मंगेश पागलों की तरह छत पर और आसपास की गलियों में चारों तरफ ढूंढ रहे थे। इतने में नेहा बाथरूम से बाहर आई। उसे देखते ही मंगेश का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दूसरी कोठरी यानी अंधेरे और अगली कमरे में ले गए। नेहा चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंगेश बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी ही बेटी को जोर से उस कमरे में धक्का देकर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। नेहा की चीखें इतनी तेज थीं कि पड़ोस के घरों तक सुनाई दे रही थीं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मंगेश अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने मंगेश से बात करने की कोशिश की और उन्हें डांटा, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अब बड़ी हो चुकी है, जवान है। उसके साथ ऐसा करना गलत है। आपने उसे अगली कमरे में बंद क्यों किया है? मंगेश फिर मुझ पर ही चिल्ला उठे, तू चुप रह। उस बात की तुझे समझ नहीं है। उस मामले में दखल मत दे। और खबरदार, अगर तू मेरी मर्जी के बिना घर से बाहर गई तो मुझ जैसा बुरा कोई नहीं होगा। वो इसी कमरे में बंद रहेगी, न बाहर जाएगी और न ही बाहर के लोग उससे मिलेंगे। मंगेश का ये रौद्र रूप देखकर मैं भी बहुत डर गई थी। मेरे मन में संदेह उठने लगा कि क्या सच में नेहा मेरी अपनी सगी बेटी है या नहीं, क्योंकि मैं नेहा की सौतेली माँ थी। उसके पिता ने मेरे साथ दूसरा विवाह किया था। नेहा की पहली माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। नेहा अपनी माँ को बहुत याद करती और अक्सर रोती रहती। मैंने उसे माँ का स्नेह देने की बहुत कोशिश की थी। मैंने सचमुच उसे अपनी बेटी की तरह चाहा, लेकिन कितनी भी कोशिश के बावजूद वो मुझसे पूरी तरह घुल मिल नहीं पाई। आखिर वो मेरी सौत की ही बेटी थी न। उसे उस अंधेरी बंद कोठरी में तड़पते हुए देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा था। मैंने मंगेश से बार बार विनती की कि वह नेहा को उस बंद कमरे से बाहर निकाल दें, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। उस दिन नेहा उस कमरे में खूब चिल्लाती और रोती रही। आखिरकार मैं उसके लिए खाना ले गई। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोलने लगी, प्लीज मुझे कृपा करके इस कमरे से बाहर निकाल दो। पप्पा, बताओ मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सी गलती की है कि पप्पा ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया? क्या अब मैं अपनी मित्रों से भी नहीं मिल पाऊंगी? वो मेरे पैरों को थामे रो रही थी। मुझे उस पर दया आ रही थी। बिना माँ की एक लड़की का समाज में क्या स्थान होता है, ये सोचकर दिल भर आया। मैंने उससे कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम तो जानती ही हो कि मंगेश साहब किस तरह के हैं। वे मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें वहां से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी। मैंने नेहा से बात कर ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी और मैं फोन उठाने के लिए, शायद मेरे हाथ से दरवाज़ा खुला रह गया था। नेहा उस अंधेरे कमरे से बाहर आ गई थी। तभी मेरा फोन बजा। फोन पर मेरी सास थीं। उन्होंने कहा, हमारे बेटे राहुल की शादी तय हो गई है। लड़की वालों ने जल्दीबाजी में अगले महीने ही तारीख पक्की कर दी है। तुम सबको यहाँ आना ही पड़ेगा। नंद के बेटे की शादी की यह खुशखबरी सुनकर मैं सोचने लगी कि मैं नेहा को भी अपने साथ शादी में ले जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि मंगेश उसे मना करेंगे, क्योंकि आखिर यह उनके ही बहन के बेटे का विवाह है, घर का नजदीकी रिश्ता है। अचानक मेरी नज़र उस अंधेरी कोठरी की तरफ गई। दरवाज़ा मेरे हाथ से खुला रह गया था। मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं दौड़कर नेहा के कमरे में पहुंची। वहाँ देखा कि वह नीचे घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। बहुत मुश्किल से मैंने उसे उठाया, लेकिन नेहा कमरे से बाहर आने को तैयार नहीं थी। वो फिर से उस अंधेरे कमरे में बंद होने को तैयार नहीं थी। आखिरकार मजबूरी में मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। रात को जब मंगेश घर आए तब मैंने उनसे कहा, नेहा को अंधेरी कोठरी में तकलीफ हो रही थी,
इसलिए मैंने उसे उसके अपने कमरे में बंद कर दिया है। अब वो वहीं से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने उसकी खिड़की भी बाहर से बंद कर दी है। मंगेश गुस्से से बोले, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहे। उसे संभाल कर रखना ही अच्छा होगा, नहीं तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरे सामने दुविधा थी, एक तरफ पति की बात माननी थी और दूसरी तरफ बेटी को इस अत्याचार से बचाना था। इसलिए मैंने मंगेश की बात पर हामी भर दी। लेकिन अगले हफ्ते मेरी नंद के बेटे राहुल की शादी थी। अगर हम वहां नेहा को लेकर नहीं जाते तो लोग 100 सवाल पूछते और हमारी बदनामी हो जाती। मैंने मंगेश से कहा, बेहतर होगा अगर आप नेहा को शादी में जाने दें। अगर वह घर पर ही रही तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। मंगेश को मेरी बात सही लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, तू सही कह रही है, लेकिन ध्यान रहे, नेहा तुझे छोड़कर कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने उनसे कई बार पूछा कि आखिर नेहा की गलती क्या है, पर वे एक बार भी सच बताने को तैयार नहीं हुए। उस रात मैं और नेहा दोनों अगले हफ्ते का बेसब्री से इंतजार करने लगे। अगला हफ्ता ज्यादा दूर नहीं था। हमें रविवार को ही राहुल की शादी में जाना था। शादी के घर में बहुत चहल पहल और गहमागहमी थी। मंगेश की अनुमति से मैं नेहा को भी अपने साथ ले गई थी। नेहा ने मुझसे कहा कि उसे अपनी सहेलियों से मिलना है। मैंने अपनी नज़र के सामने ही उसे सहेलियों से मिलने दिया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह किसी और का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसकी नज़रें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। उसकी हरकतों से लग रहा था कि उसे किसी से कुछ कहना है, मगर मेरी मौजूदगी में वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। 2 दिन यूं ही हंसी खुशी और आराम से बीत गए। तीसरे दिन शाम को हल्दी की रस्म के लिए हमें दुल्हन के घर जाना था। सभी लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी मैंने देखा कि नेहा धीरे धीरे सबकी नज़रों से बचते हुए भीड़ से बाहर निकल रही थी। अगर मैं उसे वहीं आवाज़ लगाती तो सबके सामने बात खुल जाती। अगर उसका पीछा न करती तो वह हाथ से निकल जाती। अगर रोकती तो लोगों के सामने हंगामा होता। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल स्थिति थी। आखिरकार मैंने भी चुपचाप भीड़ से बाहर निकलकर उसका पीछा किया। मेरी नज़र लगातार मेरी बेटी नेहा पर थी। वह सड़क के उस पार चली गई थी। रात का अंधेरा था, पता नहीं वह किससे मिलने गई थी। लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा था कि यह कोई साधारण प्रेम प्रसंग नहीं है। इतना तो साफ था कि वह किसी से डर रही है या मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चली। उसने सड़क पार की और इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ती रही। मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर उसे क्या चाहिए। वह जाकर एक फ़ोन बूथ पर पहुंची। वहां से उसने किसी को फ़ोन किया और फिर बूथ से बाहर आकर किसी का इंतजार करने लगी। ज्यादा समय नहीं बीता, 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे कि एक काले रंग की गाड़ी आकर नेहा के सामने रुकी। पलक झपकते ही नेहा उस गाड़ी में जाकर बैठ गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, घबराहट बढ़ने लगी। मैं दौड़ते दौड़ते पीछे से आई और घबराकर जोर से नेहा को आवाज दी। मेरा ध्यान कहीं और था और मुझे अंदाजा था कि अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर नेहा कहीं गायब हो गई तो मंगेश क्या कहेंगे, ये सोचकर मैं घबरा रही थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ठीक उसी समय वहां से एक टैक्सी गुजर रही थी। मैंने टैक्सी रोकी और ड्राइवर को कहा कि उस गाड़ी का पीछा करो। ड्राइवर ने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। वह गाड़ी जिस जगह जाकर रुकी, उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मंगेश की बेटी ऐसे कामों से जुड़ सकती है। रात के अंधेरे में वह गाड़ी जिस जगह पहुंची थी, वहां का नाम तक जुबान पर लाना मुश्किल था, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मेरी बेटी वहीं गई थी। टैक्सी ड्राइवर ने भी पहचान लिया कि यह कौन सी जगह है। आसपास से आती तेज संगीत की आवाजें, घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर खड़ी औरतों की भीड़, यह उस शहर का बदनाम इलाका था। ड्राइवर मुझे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सामने वाली गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हम उसका पीछा करते करते एक शानदार बंगले के सामने पहुंचे। वह जगह किसी महल से कम नहीं थी। बंगले के बाहर 2 सुरक्षा गार्ड खड़े थे और वहां का माहौल कुछ अजीब और रहस्यमय लग रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा, मुझे थोड़ी दूर आगे उतार दो। ड्राइवर बोला, ताई, ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप किसी संस्कारी घर की लगती हैं। मेरा मानना है कि आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मुझे पता है कि आप उस लड़की या उस गाड़ी के पीछे आई हैं।
मुझे लगा कि ड्राइवर सही कह रहा है। मैंने कभी ऐसे माहौल में कदम तक नहीं रखा था, इसलिए मैं बाहर ही रुककर नेहा का इंतजार करने लगी। इतने में बंगले के सामने खड़े गार्डों ने हमें देख लिया। वे हमारी गाड़ी के पास आए और हमें वहां से जाने के लिए कहने लगे, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया। उसने गार्डों से कहा, हम तो इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम वहां कितनी देर रुकेंगे? लगभग 1 घंटा हो गया था, फिर भी नेहा बाहर नहीं आई थी। अब मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने ड्राइवर से कहा, मुझे वहां जाकर खुद पूछताछ करनी होगी कि मेरी बेटी नेहा कहाँ गई है। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तभी मुझे अपनी करीबी सहेली की याद आई। मैंने उसे फोन किया और नेहा के बारे में सारी बात बता दी। उसने कहा, कई लड़कियां लड़कों पर ज्यादा विश्वास कर बैठती हैं। कुछ लड़के लड़कियों को उस जगह ले जाते हैं और उनका जीवन खराब कर देते हैं। मुझे लगता है कि नेहा के साथ भी यही हुआ होगा। कोई लड़का उसे बहला फुसलाकर वहां ले गया होगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मुझे उस जगह का पता था और नेहा वहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि पुलिस की मदद लेकर नेहा को वापस लाएं। मुझे अब एहसास हो रहा था कि अगर मैं उस समय किसी से प्यार नहीं करती, तो भी उन्होंने मुझे सच जरूर बता दिया होता। अगर नेहा किसी लड़के से शादी करना चाहती होती, तो वो किसी भी हाल में अपने पिता को जरूर बता देती। लेकिन पिता और बेटी के बीच ऐसी कोई बात मुझे पता नहीं थी। मेरे सामने उन्होंने कभी इस विषय को उठाया ही नहीं। दूसरे दिन दोपहर 12 बजे शादी थी। कल रात तक मंगेश को कुछ पता नहीं था। अब जब शादी शुरू हो गई थी, मंगेश बार बार मेरी ओर देख रहे थे। शायद वे कुछ सोच रहे थे, लेकिन अब मुझे शादी में उनका ध्यान खींचकर तमाशा नहीं करना था। अगर नेहा के बारे में उन्हें पता चल जाता, तो मंगेश जरूर शादी में हंगामा कर देते। शादी संपन्न होने के बाद सभी विधियां पूरी हो गईं। मंगेश अब हमें घर जाने के लिए कह रहे थे। वे कह रहे थे, नेहा को मनाओ और तैयार होकर बाहर निकलो। मैं बाहर इंतजार करने के लिए बाहर गई और गाड़ी में बैठ गई। तभी मंगेश ने इसके बारे में पूछा। आखिरकार मैं कितनी देर चुप रह सकती थी। उनका गुस्सा अब चरम पर था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बुरा कहा। मैं डर और तनाव में सिर पकड़कर गाड़ी में बैठ गई। मुझे बिल्कुल पता था कि मैं क्या कर रही थी। डरते डरते मैंने उन्हें एक सुझाव दिया, हम पुलिस स्टेशन चलें। भले हमारी बदनामी हो जाए, लेकिन हमारी बेटी वापस हमारे घर आएगी। मंगेश ने कहा कि यह उन्हें ठीक नहीं लगेगा। वे पहले उस जगह जाएंगे। लेकिन अहम बात यह थी कि मंगेश को उस जगह का पता ही नहीं था। उन्होंने वहां देखा था, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब हुई जब मंगेश ने कहा, मुझे उस जगह का पता है कि वो लड़की किसी के पास गई थी, और मुझे ये भी पता है कि वहां किसने उसका साथ दिया। मंगेश ने मुझे घर छोड़ दिया और खुद वहीं बैठे रहे ताकि नेहा को लाया जा सके। नेहा के पिता को भी उस जगह का पता था। मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि नेहा सच में मंगेश की बेटी है या नहीं। तभी दरवाजे पर कोई आया। दरवाजा खोला और बाहर देखा, सामने मंगेश और नेहा खड़े थे। उनके साथ एक 40 से 45 साल की महिला भी खड़ी थी। लेकिन वो बहुत थकी हुई, दुखी और बीमार लग रही थी। उसे सही से खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। नेहा ने उसे पकड़ रखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर भी मैंने उन तीनों से कहा कि वे अंदर आएं। मंगेश अपने कमरे में चले गए और नेहा उस महिला को लेकर अपने कमरे में गई। मैं उनके पीछे चली ताकि उनकी बातचीत सुन सकूं। वो दोनों एक दूसरे की गले लगाकर रो रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को हमेशा से जानती हैं। मैं अपने कमरे में चली गई। मंगेश मुझसे नाराज थे और मेरे साथ एक भी शब्द नहीं बोले। बिना कुछ बोले ही रूम में लेटकर सो गए। सुबह उठने के बाद उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और सीधे ऑफिस के लिए निकल गए। जब मैं किचन में गई, तो नेहा नाश्ता बना रही थी और बहुत जल्दी और व्यस्त लग रही थी। मैंने देखा कि नेहा बहुत घबराई हुई और व्यस्त थी। मैंने उससे कहा, मुझे बताओ, किससे परेशानी हो रही है? किसकी तबीयत ठीक नहीं है? नेहा ने मुझसे कहा, मम्मी, मुझे नाश्ता बनाने में मदद कर दो। मुझे खुद से करने में परेशानी हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, अच्छा, तो जल्दी जल्दी मदद कर रही हूँ, बातों में मत उलझो। समय बर्बाद नहीं करना था। मैंने नेहा का नाश्ता तैयार कर दिया और वह चाय लेकर किचन से बाहर चली गई। मैं फिर किचन में दौड़कर आई और पानी का गिलास लेकर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नेहा ऐसा क्या कर रही है।
नेहा के कमरे में जाने और सिर्फ 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि वहां से जोर जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगी। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि मेरी बेटी नेहा उस महिला की छाती पर सिर रखकर जोर जोर से रो रही थी। उस महिला की कोई हरकत नहीं थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसकी आंखें खुली थीं। मतलब उस महिला ने अपनी जान दे दी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं थी। नेहा को बहुत मुश्किल से संभाला गया। वो बहुत रो रही थी। मैंने तुरंत मंगेश को फोन किया और उन्हें पूरी घटना बता दी। तब मंगेश गुस्से में बोले, जब तक मैं वहां पहुंचता हूं तब तक ये बात किसी को मत बताना, और नेहा को भी जोर जोर से चिल्लाने या रोने मत देना। हालांकि उस महिला की मृत्यु हो चुकी थी, मंगेश सामान्य बने रहे। मैंने नेहा को सामान्य होने के लिए समझाया। कुछ ही समय बाद मंगेश घर आए और उनके साथ 2-3 लोग भी थे। उन्होंने उस महिला को उठाया और मंगेश ने उसे अपनी गाड़ी में लेकर कहीं ले गए। मंगेश ने नेहा को फिर से कमरे में बंद कर दिया। मुझे नेहा के बारे में बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे और उस महिला का संबंध बहुत ही गहरा था। मैं उसकी रूम का दरवाज़ा खोलकर देखती हूँ तो नेहा मुझे गले लगाकर रो रही थी। मैंने कहा, अब भी बाला, क्या हुआ है? तुम दोनों मुझे कुछ नहीं बता रहे, सच सच बताओ। बहुत विनती करने के बाद नेहा रोते रोते बताने लगी, उस महिला और मेरा रिश्ता बहुत ही गहरा है। वो कोई दूसरी या तीसरी महिला नहीं है, बल्कि मेरी सखी माँ है। ये सुनकर तो मेरी जमीन ही सरक गई, क्योंकि मंगेश ने मुझे बताया था कि उनकी पहली पत्नी इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि मंगेश ने मेरे साथ झूठ बोला था। नेहा को संभालना मेरे लिए बहुत जरूरी था। शाम तक वह सामान्य हो गई, लेकिन वह इतनी रो चुकी थी कि उसकी आंखें सूज गई थीं। मंगेश के आने के बाद मैंने उनसे बहुत कुछ कहा। उन्होंने पूछा, तुमने मुझसे इतना बड़ा रहस्य क्यों छुपाया? तब मंगेश ने मुझे बताया, मैं ये बात तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि मैंने सोचा भी नहीं कि मेरी बेटी का क्या होगा। हमारे विवाह के कुछ महीनों बाद मैंने अपनी पहली पत्नी के बारे में निर्णय लिया था। तुम्हें पता है मेरी पहली पत्नी कौन थी? वही एक वेश्या थी। मैंने उसे अपने साथ विवाह करके घर लाया। मैंने उसे बहुत सम्मान दिया और बहुत प्यार भी किया। मैंने उसे समाज के पैरों में सम्मान दिलाया। मैंने उसे उस गंदगी से बाहर निकाला और उसे अपनी पत्नी बनाया। मैंने उसे अपना नाम दिया और बाद में हमें एक सुंदर बेटी भी हुई। लेकिन वह एक बहुत ही लापरवाह और नालायक महिला थी। उसने हमारी बेटी का कभी ध्यान नहीं रखा। मैंने पहले ही प्रयास किया था कि वह उस गंदे माहौल में न जाए। उसकी माँ की याद आती थी, लेकिन नेहा उसके जैसी नहीं बनना चाहती थी। मैं उसे उसकी माँ को हमारे घर वापस लाना चाहती थी, इसलिए मैं लगातार उसकी माँ का पता ढूंढती रही। किसी ने मुझे बताया कि उसकी माँ मजनू बाई के घर पर है। उस व्यक्ति की मदद से मैं उसकी माँ तक पहुँच पाई। भगवान का बहुत बहुत उपकार हुआ। जब मैं उसे लेने गया तो नेहा अपनी माँ की गले लगकर बहुत रो रही थी। मैंने नेहा को समझाया, लेकिन वह घर आने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने वह नालायक महिला भी साथ लिया। उस महिला ने हमारे पिता और बेटी के जीवन को बर्बाद किया था। उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। देखो, भगवान ने उसे कैसी सजा दी। अब आगे मैं उस महिला का नाम नेहा के मुंह से नहीं सुनना चाहती। ये जिम्मेदारी केवल पुरुष की नहीं थी, बल्कि मेरे कंधों पर भी एक बहुत बड़ा बोझ था। आज भी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ कि मैं अपनी जगह और स्थिति कैसे संभालूं। मैंने अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहिए था, यह आप ही बताइए। मैं भले ही उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन मैं दिन रात उसकी चिंता में रहती थी और भगवान से उसके लिए प्रार्थना करती थी। आखिरकार वो भले ही सौतेली थी, लेकिन मेरी ही बेटी थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।